हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं कविता उपस्थित हूँ आपके बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2020 का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था और इससे आगे के पोर्शन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज हमारे पास जो नया क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है, मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखिए, यानी राइट द नेम ऑफ 4 ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो इम्यून सिस्टम से आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ 4 ऑर्गन्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको इम्यून सिस्टम के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। हमने कहा हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा डिफेंस सिस्टम है, यानी हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अब देखिए, जब हमने पढ़ा था, जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा हमारे चारों ओर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। और वो सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कुछ लाभदायक होंगे तो कुछ हानिकारक होते हैं। तो अगर हम 24 घंटे उन माइक्रोब्स के बीच में रहते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो माइक्रोब है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे और हमें बीमार करे, क्योंकि जो माइक्रोब होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में एंटर करके हमें बीमार कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम कभी कभार ही बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा ही बीमार पड़े हुए हैं। हम कभी कभार कुछ सीजन में, जैसे कि जब ठंडी का टाइम आता है, जैसे जो समर का टाइम चल रहा है और फिर वहाँ पे विंटर का टाइम आता है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। जब भी मौसम चेंज होगा तो इस ट्रांजिशन पीरियड में हम बीमार पड़ते हैं। इन शॉर्ट, हम क्या होते हैं, कभी कभार बीमार पड़ते हैं, हम हमेशा बीमार नहीं पड़ते। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है कि इन माइक्रोब, इन हानिकारक माइक्रोब के बीच में रह करके भी हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं। हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हमने क्या कहा, इम्यून सिस्टम कहा, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो डिसाइड करती है कि कोई इंसान कितना बीमार पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना होगा, कोई अगर इंसान बार बार बीमार पड़ता है तो हम क्या कहते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम वीक है या कमजोर है। और जो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता है या फिर बहुत रेयरली कभी बीमार पड़ते हैं तो हम कहते हैं इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो इम्यून सिस्टम में क्या क्या आते हैं, क्या है इम्यून सिस्टम? हमने कहा था इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स आती हैं, यानी कुछ कोशिकाएं आएंगी, कुछ टिश्यूज आते हैं, कुछ अंग यानी कुछ ऑर्गन आते हैं, कुछ लिक्विड यानी कुछ द्रव्य वहाँ पे आता है, और ये सारी ही चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं। तो कुछ भी चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने कहा हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर हम श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। हम रिप्रोडक्शन में की अगर बात करें तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। वैसे ही हमने क्या कहा, यहाँ पे उत्सर्जन की बात करते हैं तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। अब हम इम्यूनिटी की बात करें तो हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। तो इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वही इम्यूनिटी कहलाएगी। और जो इम्यूनिटी, जो सिस्टम हमें इम्यूनिटी, देखिए जब सिस्टम की बात होती है तो वहाँ पे एक ऑर्गन की बात नहीं होती है या एक कोशिका की बात नहीं होती है। इसका मतलब सिस्टम किससे, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सेल से मिलके बना होगा। वहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कार्य कर रही होंगी, तभी हम उसे सिस्टम का नाम दे रहे हैं। हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन हो रहा है, हमने कहा पाचन में हमारा मुख भी शामिल है, हमारा स्टमक भी शामिल है, हमारे आंतें भी शामिल है, हमारी अलग अलग ग्लैंड्स यानी अलग अलग ग्रंथियाँ भी शामिल हैं। इस प्रकार से क्या मिले, सारी ही चीज़ें, उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही एम है, वो है यहाँ पे डाइजेशन करना। सबका एक ही एम होता है। उसी प्रकार से जो इम्यून सिस्टम में जितनी भी सेल्स होंगी, जितने भी ऑर्गन्स होंगे, उनका भी एक ही एम होगा कि हमें सुरक्षा प्रदान करना रोगों से। ये तो बात हो गई इम्यून सिस्टम की, जो आप एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं। अब हमने कहा कि इम्यून सिस्टम की अगर हम जब बात करते हैं तो 3 लेयर होती हैं। अभी हम अंगों पर आने से पहले हम बात कर लेते हैं जनरल स्ट्रक्चर की, कि इम्यून सिस्टम का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। हमने कहा इम्यून सिस्टम में 3 लेयर आती हैं। 3 लेयर में हमने कहा पहले बैरियर आता है। तो हम बात कर रहे थे जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून में जो अलग अलग क्या होती हैं, हमने कहा अलग अलग प्रकार से क्या होती हैं, लेयर होती हैं। तो इम्यून सिस्टम की 3 लेयर हम देख लेंगे।
सबसे पहले हम कहते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले बैरियर्स की। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आते हैं बैरियर्स। अब बैरियर्स जैसे नाम क्या बता रहा है कि कुछ चीज को अवरोध कर रहा होगा, कुछ चीज को रोक रहा होगा, बैरियर्स। यानी कि बैरियर्स हमारे पास क्या आएंगे, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे स्किन अगर लिख दें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि बैरियर क्या है। हमने कहा स्किन, सबसे पहले चारों तरफ जो माइक्रोब होते हैं तो वो माइक्रोब यानी हमारे वातावरण और हमारी जो बॉडी है उसके बीच में एक बैरियर होगा, वो है हमारी स्किन। क्योंकि हमारी स्किन ही हमारे वातावरण के साथ कांटेक्ट में रहती है, यानी कि जो वातावरण में जो माइक्रोब होंगे उनके साथ कांटेक्ट में कौन होगा, यहाँ पे हमारी स्किन होगी। सबसे पहला बैरियर हमारी स्किन आ जाती है। तो स्किन में क्या होते हैं, स्किन जो माइक्रोब होते हैं, कुछ ही माइक्रोब होते हैं कि जो हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी कि हमारी त्वचा को भेज सकते हैं, हमारी त्वचा से अंदर जा सकते हैं। अधिकांश जो माइक्रोब होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारी त्वचा के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमने कहा कि ये तो था क्या, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी जो बाह्य रूप से है, जो बाह्य रूप से जो बैरियर है उसमें हमने क्या कह दिया, स्किन कह दिया है। अब जो आंतरिक रूप से जो बैरियर है, जो इंटरनल बैरियर है, उसमें क्या आ गया, हमने कहा टीयर्स आ गए हैं, हमारे आंसू हैं। हमने कहा हमारा लार है, हमारी सलाइवा है, जिसमें हमने लाइसोजाइम की बात की थी। हमने कहा लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के माध्यम से अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, हम भोजन करते हैं, अब भोजन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या होगा, कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ जाएंगे। तो जब हम उस भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, हमारी लार में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को वहां पे किल कर देता है। चलिए, अब हमने कहा कि चलिए यहाँ से कोई बैक्टीरिया अगर बच भी जाता है, अगर वो हमारे स्टमक में चला गया है तो हमारे स्टमक में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, वहाँ पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उन्हें वो किल कर देगा एसिडिक मीडियम में, या फिर वहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने देखा जो बाहरी जो फिजिकल बैरियर होते हैं और जो आंतरिक बैरियर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो जो हानिकारक जीवाणु हैं उनसे हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से हम, ये जो स्किन है वो फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। अगर हम केमिकल बैरियर का एग्जाम्पल देखेंगे तो हम कहेंगे सलाइवा है, यानी कि हमारा लार है, टीयर्स हैं यानी हमारे आंसू हैं, स्वेट है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, बैरियर होते हैं। सेकेंड हमने कहा कि इनेट इम्यूनिटी। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पे पहले हमने बैरियर की बात की, हमने कहा किसी मॉस्किटो ने हमें काट दिया है, मॉस्किटो यानी किसी मच्छर ने हमें काट दिया है, और हो सकता है कि वो क्या है, एज अ वेक्टर, किसी बीमारी के लिए वेक्टर का काम कर रहा था, और उसने हमारी बॉडी में क्या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस पास करा दिया है। तो अब क्या हो गया, पहला जो बैरियर हमारा था वो टूट गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मच्छर था, मच्छर ने हमारी बॉडी के अंदर एकदम क्या कर दिया है, जब उसने हमें काटा तो उसने हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब इंसर्ट करा दिया है, कोई सूक्ष्म जीव वहां पे अंदर चला गया है। अब हमारे पास सेकेंड जो इम्यूनिटी आती है वो है इनेट इम्यूनिटी, और इनेट इम्यूनिटी का जो एग्जाम्पल है वो है WBC। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनेट इम्यूनिटी क्या है। हमने कहा इनेट इम्यूनिटी का मतलब है कि जो जन्म से ही हमारे पास होती है। तो जो जन्म से हमारे पास होती है, यानी कि वो इम्यूनिटी कि जो जन्म से कहिए या फिर ये कहिए कि गर्भावस्था से ही हमारे पास होती है। तो हम इनेट इम्यूनिटी का हमारे पास जो एग्जाम्पल आया वो आया है WBC। क्या होती है WBC की फुल फॉर्म, हमने कहा व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं यहाँ पे फुल फॉर्म। अब व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स किसका पार्ट है, ये है ब्लड का पार्ट। हमने जब रक्त के बारे में पढ़ा था तो हमने 3 प्रकार की सेल्स पढ़ी थी, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। ये अभी तक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रक्त है, रक्त में कितनी कोशिकाएं यहाँ पे होती हैं। तो देखिए, जब WBC ब्लड का पार्ट है तो ब्लड हमारे पास जन्म से ही होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बाद में रक्त का निर्माण हो रहा है। रक्त का निर्माण पहले ही हो चुका है, इसका मतलब WBC हमारे पास पहले ही होगा। अब WBC की अलग अलग सेल्स होती हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा कि बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं और वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे फंक्शनिंग कर रही है। हमने डिटेल में देखा था, यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है एक्वायर्ड।
एक्वायर इम्यूनिटी क्या कहती है? जैसे कि हमने कहा इनेट जो जन्म से थी, एक्वायर यानी कि जो हमने अडॉप्ट की है, एक्वायर यानी कि जो हमने अर्जित किया है। जैसे कि हमने कहा कि रक्त तो हमारे पास पहले से ही था, लेकिन हमें भाषा पहले से नहीं आती थी, हमें बोलना पहले से नहीं आता था, हमने सीखा और हमने उसे अर्जित किया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होती है, कुछ इम्यूनिटी अर्जित की जाती हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, टीकाकरण करते हैं, तो वहाँ पे क्या होती हैं, हम मेमोरी सेल को जनरेट करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी सेल्स क्या होती है, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में देखा था इम्यून सिस्टम। मेमोरी सेल यहाँ पे बनती हैं। एग्जाम्पल इसका क्या आ गया, मेमोरी सेल। यानी कि हमने क्या कर दिया, किसी पैथोजन को निष्क्रिय अवस्था में हमने अपनी बॉडी के अंदर डाला, और जब हमने अपनी बॉडी के अंदर डाला तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, इम्यून रिस्पांस को देगा। इम्यून रिस्पांस के बदले में क्या करेगा, उस पैथोजन को मार देगा। और बदले में जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एक बार एंटर हो जाता है तो उसकी क्या बन जाती है, वहाँ पे मेमोरी सेल बन जाती है। मेमोरी सेल से क्या होता है, फिर अगर वो सेकेंड टाइम हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से उसे पहचान लेगा। तो फर्क क्या होता है, हम क्यों टीकाकरण कराते हैं, ताकि यहाँ पे मेमोरी सेल जनरेट हो सके। और मेमोरी सेल्स क्या होती है, जब पहली बार कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो वहाँ पे जो हमारे इम्यून सिस्टम ने जो रिस्पॉन्स दिया उसे लेने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि पहले हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है कि ये सेल कौन सी है। पहले इम्यून सिस्टम देखेगा कि ये जो कोई सेल, कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज आई है, ये फॉरेन सेल है, ये अपनी सेल है, यानी कि ये अपनी ही कोशिका है, अपनी ही बॉडी का एक पार्ट है, या फिर किसी दूसरे की बॉडी का पार्ट है। डिटेक्ट करेगा, फिर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। फिर इम्यून जो सिस्टम है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे। एंटीबॉडीज का जब फॉर्मेशन करेंगे तो एंटीबॉडीज फिर उन पे वर्क करेंगी, और सारी सेल्स भी वहाँ पे वर्क करेंगी। तो देखिए ये सारे जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को होने में टाइम लग रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब सेकेंड टाइम वही सेम पैथोजन सेकेंड टाइम आया तो हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स थी। ऑलरेडी मेमोरी सेल्स से तो एकदम से जब डिटेक्ट किया गया उस पैथोजन को, मेमोरी सेल्स ने उस पर अटैक कर दिया है। अब ये जो सेकेंड टाइम जो रिस्पांस मिला है इम्यून सिस्टम का, वो बहुत जल्दी मिला है, इसीलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे टीकाकरण करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि ठीक है, यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है तो जल्दी मिल रहा है, लेट मिल रहा है, इसका क्या डिफरेंस है, क्यों हम टीकाकरण करा रहे हैं? हमने कहा कि अगर हाँ कोई जो पैथोजन है वो पहली बार हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, एक्टिव स्थिति में, एक्टिव यानी कि वो सक्रिय अवस्था में है, क्या करेगा, जब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचानता है, जब तक हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है और वो उस पैथोजन पे काम करता है, तब तक वो जो पैथोजन है वो इतना मल्टीप्लाई, इतना फैल जाएगा, इतना संक्रमित हो जाएगा कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कोविड यानी कोरोना वायरस। तो ये वायरस क्या था कि हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचाने, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स दे, इससे पहले वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर दे रहा था। तो हम क्या करते हैं, अब हमने उसी पैथोजन को उठाया और जब निष्क्रिय अवस्था में डाला, तो निष्क्रिय अवस्था में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने उसे निष्क्रिय कर दिया है। तो जब ये मल्टीप्लाई कर ही नहीं पा रहा है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम आराम से काम कर रहा है, उसने मेमोरी सेल बना दी। अब अगर कोई वही पैथोजन सक्रिय अवस्था में आ भी जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम टाइम नहीं लेगा रिस्पॉन्स को देने में, एकदम से रिस्पॉन्स दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है। चलिए ये बात हो गई है यहाँ तक कि हमने इम्यून सिस्टम का एक जनरल स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, हम क्वेश्चन पे आते हैं कि 4 ऑर्गन्स के नाम हमें बताने हैं इम्यून सिस्टम के। आपके पास एक इमेज है जहाँ पे आपको सारे ही ऑर्गन्स बताए गए हैं इम्यून सिस्टम के, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इम्यून सिस्टम में। तो आपको क्या पूरा पता होना चाहिए, जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे आपके पास 4 ऑर्गन आते हैं या फिर चाहे आपके पास पूरा एक फिगर बनाने को आता है। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें, जो इम्यून ऑर्गन होते हैं, इम्यून सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमने कहा ये जो इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन से होते हैं? हमने कहा प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन,
सेकेंड हमने कहा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसके जो एग्जाम्पल है। पहला जो ऑर्गन है यानी प्राइमरी जो ऑर्गन है वो है बोन मैरो। बोन मैरो और सेकंड हमारे पास आता है थाइमस। चलिए तो प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसमें हमने बोन मैरो और थाइमस की बात की थी, अब ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है इनका यहाँ पे निर्माण करेंगे। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमने कहा लिम्फ नोड हो गए हैं, यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे लिम्फ नोड्स हो गए हैं। सेकेंड हमने कहा स्प्लीन है, ये हमारा क्या है? स्प्लीन है। नेक्स्ट हमने कहा टॉन्सिल्स है, तो यहाँ पे टॉन्सिल्स ये आ गए हैं हमारे। नेक्स्ट हमने कहा जो सर्टेन जो टिश्यूज होते हैं या म्यूकस हो गया है, ये सारे किसमें आते हैं? सेकेंडरी। जैसे कि हमने यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स की बात करेंगे। तो बोन मैरो और यहाँ पे थाइमस क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। और जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें आपके सारे टॉन्सिल्स हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए हैं, यहाँ पे स्प्लीन हो गया है, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए हैं, या फिर यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई है। ये सारे ही यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। तो ऑर्गन्स आपको सारे याद रखने, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है, प्राइमरी क्या कर रहा है और सेकेंडरी क्या कर रहा है। सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में करी हैं। आपको क्या करना है? नोट्स उठा के देखने हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो थाइमस, आपको ये देखना है कि थाइमस में किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने बी सेल्स और टी सेल्स की बात की थी, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात की थी। आपको ये देखना है, हमने कहा था, ये आपका होमवर्क है, हमने कहा था कि जो थाइमस में है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों में से एक मैच्योर होती है। कहाँ पे? थाइमस में। ओरिजिन उसका बोन मैरो में हो रहा है लेकिन वो मैच्योर हो रही है थाइमस में। ये आपको देखना है अपनी कॉपी में कि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन है कहाँ से हो रहा है, मैच्योर कहाँ पे हो रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन है उनके बारे में जानेंगे। सेकेंड चीज आपको क्या याद रखनी है? आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन क्या कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए स्प्लीन का फंक्शन क्या है, बोन मैरो का फंक्शन क्या है, टॉन्सिल कहाँ है, थाइमस कहाँ पे है, लोकेशन पता होनी चाहिए, फंक्शन पता होने चाहिए, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे पूछा गया है जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी हाउ बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप यहाँ पे नंबर के हिसाब से अपना आंसर लिखेंगे। तो ये हमारे पास आंसर है। तो हमसे कहा गया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, वाटर रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस टू इरोजन, यानी कि यहाँ पे पानी को रोकने की जो क्षमता होती है और इरोजन यानी कि जो मिट्टी का जो कटान होता है उसे यहाँ पे क्या करते हैं? उसे रोकते हैं। देयरफॉर इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ अ सॉइल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मिट्टी को फिजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या करते हैं? उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देते हैं। अब इजी क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से लिख सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स किस प्रकार से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। हमने कहा बायो फर्टिलाइजर्स में क्या आते हैं? एनपीके जिसे हम कहते हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, ये तीनों ही चीजें क्या आती है? मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती हैं, क्योंकि प्लांट्स को जो अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, जो यही न्यूट्रिएंट यहाँ पे चाहिए होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि नाइट्रोजन, वैसे तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट मात्रा में है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मात्रा है तो वो नाइट्रोजन की ही होती है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं? प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हम वहाँ पे उनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को देखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी यहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता हो रही है। इसी प्रकार से क्या होता है?
अब यहाँ पे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन, जैसे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, और अमाइनो एसिड से ही यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड हमने क्या कहा, हमने कहा कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो कहाँ से जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से कंज्यूम करेंगे, वो करेंगे प्लांट से। और प्लांट कहाँ से कंज्यूम करेंगे, प्लांट उस नाइट्रोजन को कंज्यूम करेंगे जो क्या होती है यहाँ पे फिक्स होती है, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बदले नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में वो नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार से क्या होगा कि अगर यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया नहीं होंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी यहाँ पे हो जाएगी। इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो बायो फर्टिलाइजर्स इस प्रकार से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर सफिशिएंट मात्रा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सारी ही चीजें वहाँ पे मिल रही हैं किसी प्लांट को, वो अच्छे से वहाँ पे ग्रो करेगा। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि हमें एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए तो हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें वसा भी चाहिए, सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। उसी प्रकार से प्लांट को भी सारे ही मिनरल्स चाहिए होते हैं, सारे ही क्या होते हैं, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की जो भूमिका है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें हमसे पूछा गया है मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है, संक्षेप में लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट ब्रीफली। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, हम सबको पता है कि मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है। जब हमने पढ़ा था भोजन के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि भोजन के जो स्रोत हैं, हमने कहा जो फूड का जो सोर्स है, भोजन के जो स्रोत हैं, भोजन के जो स्रोत हमारे पास आते हैं वो हमारे पास 2 स्रोत आते हैं। पहला आता है हमारे पास प्लांट से और दूसरा आता है एनिमल से। हमने कहा प्लांट्स यानी कि पादप और जंतु। भोजन के हमारे पास मुख्यतः 2 स्रोत आते हैं, यानी कि हम जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीजें हम खा रहे हैं, वो सिर्फ 2 ही जगह से हमें प्राप्त हो रही हैं, या तो हम प्लांट से ले रहे हैं या तो हम एनिमल से ले रहे हैं। अब जो भी हम डेली रूटीन में हमारा भोजन होता है, दाल सब्जी रोटी अनाज हो गए हैं, जो भी चीजें हो गई हैं वो हमें प्राप्त हो रही हैं प्लांट से। लेकिन अगर हम बात करें जंतुओं की, तो पादपों के अलावा जंतुओं से भी हमें बहुत सारा भोजन प्राप्त हो रहा है। तो सिंपली हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पशुपालन का हमारी जिंदगी में क्या भूमिका है। अगर हम इसे लैंग्वेज में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा एनिमल हस्बेंड्री इज डिफाइंड एज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। देखिए सबसे पहले आपको पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री में, हम क्या करते हैं, पशुपालन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कंट्रोल ब्रीडिंग कराई जाती है, एक तो अगर आप बात करें तो, या फिर क्या होता है जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं उनकी जो उन्हें मेडिकल सुविधा दी जाती है, साफ सफाई से लेके या फिर ये हेल्थ को लेके या फिर उनके खाने को लेके, हर चीज का हम क्या यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यही होता है एनिमल हस्बेंड्री में। तो हमने कैसे डेफिनेशन दी, हमने कहा एनिमल हस्बेंड्री इज डिफाइंड एज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। मेनली 2 चीजें यहाँ पे आती हैं, 2 या 3 चीजें आप कह सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है उनका खाना, कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एनिमल को किस प्रकार का फूड हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे गाय की या और अगर हम बात करें किसी बर्ड की, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, उनके दोनों के भोजन में बहुत डिफरेंस होगा। तो हमें यही पशुपालन में हमें यही पता होना चाहिए किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए किस एनिमल को, यानी कि पोषण संबंधी जो भी जानकारी है आपके पास होनी चाहिए। पहली बात हो गई। सेकंड हम कहते हैं उनकी हेल्थ, उनकी स्वच्छता, वहाँ पे हाइजीन का ध्यान रखा जाना चाहिए और उनके स्वास्थ्य को लेके वहाँ पे हमें जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं एनिमल से रिलेटेड। तो हमें उन बीमारियों
को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उन्हें सही किया जाए, यानी कि उसका ट्रीटमेंट क्या हो, ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड चीज़ है यहाँ पे ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग हमें पता होनी चाहिए। देखिए, हमने जब पढ़ा था कंट्रोल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं एक सूटेबल यानी कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर वाले मेल और फीमेल को हम लेते हैं। तो ये इस प्रकार से भी क्या होता है, पशुपालन का जो मेन एम है या फिर कोई भी हम कल्चर करा रहे हैं, अब उसका जो मेन एम है वो है प्रोडक्टिविटी अच्छी हो और क्वालिटी अच्छी हो, दोनों ही चीजें हमें अच्छी चाहिए। तो कंट्रोल ब्रीडिंग में क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ पे अगर हमने देखा कोई भी एनिमल है मेल और फीमेल लिया, तो अगर हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे मिल्क हमें चाहिए, दूध हमें चाहिए, तो फीमेल में हमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए होगा, प्रोडक्टिविटी का ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा मिल्क चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन हमें यहाँ पे लेना है, कराना है। नेक्स्ट हम अगर मेल की बात करें तो हमने कहा कि मेल में हम क्या कैरेक्टर दे सकते हैं, जैसे कि वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, यानी कि जो मेल है उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो, इम्यून सिस्टम यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक हो, स्ट्रांग हो। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर वाले मेल और फीमेल हैं उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे कि जो हमें नई नस्ल मिलती है उसमें सारे ही गुण हमें मिल जाते हैं। वो उसमें ज़्यादा पैदावार का गुण होता है, स्ट्रांग होता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कराते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में ये सारी चीजें हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, पोल्ट्री सच एज चिकन, डक, क्वेल्स एक्सेट्रा आर रेयर्ड फॉर एग्स एंड मीट। अब आपको बताया जा रहा है कि जो पोल्ट्री फार्म में जितनी भी यहाँ पे बर्ड्स हम ग्रो करा रहे हैं, उससे हम क्यों ग्रो कराते हैं, हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आपको बताया जा रहा है कि क्या भूमिका है, क्यों हम कर रहे हैं। हमने कहा पोल्ट्री फार्म में हम जितने भी यहाँ पे बर्ड्स ले रहे हैं, या तो हम एग्स के लिए या फिर हम मीट के लिए उन्हें क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं। सेकेंड हमने क्या कहा, हमने कहा एनिमल सच एज काव एंड बफेलो आर रेयर्ड फॉर मिल्क, यानी कि जो गाय और भैंसें होती हैं उन्हें हम मिल्क के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूध के लिए हम उन्हें पाल रहे हैं। नेक्स्ट में क्या, गोट्स आर रेयर्ड फॉर मिल्क एंड मीट, एंड जो यहाँ पे बकरियां होती हैं उसे हम मिल्क और मीट के लिए यहाँ पे पाल रहे हैं। शीप्स आर रेयर्ड फॉर मीट एंड वूल, यानी कि जो शीप होती हैं उन्हें वूल और मीट के लिए हम पाल रहे हैं। अब देखिए, ये जो चीजें होती हैं आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे आसपास जो यहाँ पे जो जानवर हैं किस चीज से हमें क्या प्राप्त हो रहा है। बस आपको यही लिखना है कि इस चीज से, इस एनिमल से, इस जंतु से हमें ये चीजें प्राप्त हो रही है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन्हें पाल रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा एनिमल हस्बेंड्री कैन बी कैरिड आउट एज अ साइड ऑक्यूपेशन अलोंग विद एग्रीकल्चर एज इट कॉस्ट इफेक्टिव विद हाई प्रॉफिट रिटर्न, यानी कि हम एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, दोनों ही चीजें हमें फायदा दे रही। देखिए, जब हम वहाँ पे खेती कर रहे हैं, अब ये बातें सब आपको पता है कि जब यहाँ पे खेती होती है तो क्या है, वहाँ से जो एनिमल है उनका भोजन भी हमें प्राप्त हो जाता है, जो चारा है, जो घास है, वो हमें प्राप्त हो जाती है और हम यहाँ पे एनिमल से अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। इन दिस वे एनिमल हस्बेंड्री हैज कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलफेयर। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पशुपालन की हमारी जिंदगी में क्या भूमिका है, हम क्या क्या उनसे प्राप्त कर रहे हैं। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।